हाँ तो बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम टॉपिक में बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को एक एग्जांपल से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। बाद में बताऊँगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। सपोज करो ये बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीसीज़ है, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, मैं सबका नाम रख देता हूँ। आपका एक रिएक्टिंग स्पीसीज़ R1 मैंने रख दिया, एक रिएक्टिंग स्पीसीज़ आपका R2 है, या आपका रिएक्टिंग स्पीसीज़ R3 है, या आपका R4 है। या चार लोग की हम बात करते हैं, ये राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, या हम कोई भी नाम रख लेते हैं और इनको यहाँ पहुँचना है, यहाँ आपका पहुँचना है। मैं यहाँ प्रोडक्ट बना दूँ, मतलब ये रिएक्टिंग स्पीसीज़ है, इस प्रोडक्ट P तक पहुँचना है, क्योंकि हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज़ चाहता है कि हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीसीज़ की हमेशा एनर्जी क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। अपनी एनर्जी को कम करने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज़ आपस में कंबाइंड होते हैं और प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब चले थे तो बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीसीज़ इस प्रोडक्ट को बनने के लिए, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में अगर हम रिएक्टिंग स्पीसीज़ का 10 ग्राम लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारा मात्र 5 ग्राम है। तो इसका मतलब ये 5 ग्राम जो हमारा रिएक्टेंट था वो गया कहाँ? क्या उसको आपने खा लिया, हमने खा लिया, क्या हुआ? मतलब यहाँ से अगर हम किसी रास्ते की बात करूँ तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस जगह में मैं रहता हूँ, यहाँ से अगर हमको लखनऊ जाना है तो रास्ते में आपके बहुत सारे टोल प्लाजा पड़ते हैं। तो अगर कोई एक टोल प्लाजा पड़ता है, जिस टोल प्लाजा को क्रॉस करने का रुपया 100 रुपया हमको देना है रोड उस साइड जाने के लिए। अब मैं यहाँ से खूब बढ़िया गाड़ी लिया, खूब बढ़िया तैयार हुआ, खूब अच्छा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम दोस्तों के साथ निकला कि आज मैं जाऊँगा लखनऊ, लेकिन रास्ते में हमारे पास 100 रुपया नहीं था, हमारे पास 99 रुपीज़ थी। तो क्या 99 रुपये दे के हम उस टोल प्लाजा को क्रॉस कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब चले तो बहुत लोग लखनऊ के लिए, लेकिन पहुँचे लखनऊ सब लोग नहीं पहुँचे, कुछ ही लोग लखनऊ चले पहुँचे। इसका मतलब क्या गाड़ी ख़राब थी? क्या बिल्कुल भी नहीं, न गाड़ी ख़राब थी, न गाड़ी में पेट्रोल की कमी थी। बस उनके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं था जिस पैसे को दे के वो टोल प्लाजा को क्या कर पाएँ, क्रॉस कर पाएँ। तो मतलब आपका ये देख लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपका एक इंटरमीडिएट स्टेट भी आता है, इंटरमीडिएट भी आता है। और इस इंटरमीडिएट की अपनी ये कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी होती है। वही रिएक्टिंग स्पीसीज़ इस इंटरमीडिएट बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, जिसकी एनर्जी इंटरमीडिएट की क्या होती है, या तो बराबर हो जाए या तो इससे ज़्यादा हो जाए। तब आपका इस इंटरमीडिएट को क्रॉस करके ये रिएक्टिंग स्पीसीज़ क्या बना लेते हैं, आपका बेटा प्रोडक्ट बना लेते हैं। यही बात आपका एक्टिवेशन एनर्जी में बताने की कोशिश करी जा रही है। करी क्या जा रही है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं। एग्जैक्टली ग्राफ से समझने का मकसद क्या है, मैं इसको भी बता देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं और हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज़ का इंडिविजुअल एनर्जी को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत टफ टास्क है। कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा। तो आपको समझना है कि वो कौन लोग हैं जो बहुत जल्दी समय में इंटरमीडिएट को क्रॉस कर जा रहे हैं। जो क्रॉस कर जाएंगे वही आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो नहीं क्रॉस कर पाएंगे वो कभी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसी को हम ग्राफ से समझते हैं, फिर मैं डिफिनीशन आपका बोर्ड पर लिखता हूँ। ग्राफ से क्या समझते हैं कि मैंने यहाँ लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में आपको पता है 3 लोग होंगे, रिएक्टेंट होगा, एक आपका इंटरमीडिएट होगा, और एक आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है, इंटरमीडिएट को मैंने टोल प्लाजा कह रखा है। सेम इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरा एक रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में R लिख दे रहा हूँ, इस रिएक्टेंट की अपनी कुछ अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये रिएक्टिंग स्पीसीज आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनको प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए अब ये कर क्या रहे हैं कि धीरे 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 ऊपर पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने कहा कि भाई ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है, और इस एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स को ही टोल प्लाजा कह रहे थे अभी आप, या इसी को हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज चले तो बहुत सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल यहाँ टोल प्लाजा दे देंगे वही मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, आपकी रिएक्टेंट से ज़्यादा हो।
या आपका एक और कंडीशन हो सकता है कि आपका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, सेम ग्राफ बना रहा हूँ आपका, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी है, ये आपका एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्टेंट आपका चला, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया। अगर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया भाई, टोल प्लाजा को क्रॉस कर लिया तो लखनऊ तो उसको पहुँचना ही पहुँचना है 100%, और आपका वो फटाक दे गया नीचे, और नीचे गया और इसकी एनर्जी अभी देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट से क्या है आपका, यहाँ है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, रिएक्टेंट की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है कम है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे ऊपर वाले ग्राफ में तो रिएक्टेंट का, ऊपर वाले ग्राफ में जो आपका रिएक्टेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका ज़्यादा। ये दो ही कंडीशन हो सकते हैं। दोनों कंडीशन में मुद्दे की बात आपको समझनी ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी और आपका जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी, अगर मैं इसकी एनर्जी को E2 मानता है और इसकी एनर्जी को E1 मानता हूँ, ये आपका रिएक्टेंट की एनर्जी और ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, और जो इसी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, यहाँ मैं मिटाता हूँ, है ना, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी हमने क्या माना E1 और जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी को मैंने माना E2। अगर मैं कहता हूँ एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब जो इस टोल प्लाजा को क्रॉस कर पाएंगे, जो रिएक्टिंग स्पीसीज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, वही रिएक्टिंग स्पीसीज आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो लोग नहीं बना पाएंगे वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये आपका कम ज़्यादा मैं अभी बाद में बताता हूँ, डिफिनीशन में समझाता हूँ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी require to formation of एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप समझ गए होंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स सी, ये रिएक्टेंट है, इन्हीं दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी कि बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं, हज़ारों रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं, हज़ारों में से कुछ चंद रिएक्टिंग स्पीसीज जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जो इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, वही आपके प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कुछ ही लोगों के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है जो आपका ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना सके, और वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप देखिए आपके सामने दो ग्राफ दिया, ये ग्राफ फर्स्ट दिया, ये ग्राफ आपका सेकंड दिया। दोनों ग्राफ का मतलब समझते हैं। पहले ग्राफ में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है आपकी कम है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी ज़्यादा है। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई। मतलब बहुत सारे रिएक्टिंग स्पीसीज ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग से हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है आपकी ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, मतलब इसकी एंथैल्पी H1 है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है आपकी H2 है, तो अगर डेल्टा H की बात करेंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, जबकि आपको पता है H2 इज ग्रेटर देन H1। इस केस में जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव प्रोसेस हो रहा है तो पॉजिटिव आपका कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान में रखिएगा अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है किसी रिएक्टिंग स्पीसीज में तो कभी भी आपका प्रोडक्ट 100% स्टेबल नहीं होगा। रिएक्शन आपका तभी आपका स्पॉन्टेनियस या सही होगा, प्रोडक्ट तभी आपकी स्टेबल होंगे जब इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्योंकि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट इसीलिए होता ही है भाई कि ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो सके प्रोडक्ट बन के, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है। इसीलिए हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना
चाहता है, लेकिन किसी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई तो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा। तो अगर ग्राफ ऐसा होता है फर्स्ट, तो इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दिमाग में रखिएगा ये दोनों ग्राफ को बढ़िया से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी हम कंडीशन की बात करेंगे। दूसरे वाले ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो दूसरे वाले ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है आपकी, कम है। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम कैसे हुई भाई, पूरे प्रोसेस में आपका जो रिएक्टेंट है वो कुछ न कुछ अमाउंट में, जब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा होगा तो कुछ न कुछ अमाउंट में एनर्जी को क्या कर रहा होगा, रिलीज़ कर रहा होगा। धीरे धीरे जब प्रोडक्ट बना होगा तो उस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, आपकी कम हो गई है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गई तो अगर हम डेल्टा H की बात करेंगे तो यहाँ H2 माइनस H1 फिर से फाइंड करेंगे। जबकि H2 कम है, H1 ज़्यादा है, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर प्रोसेस नेगेटिव है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जैसा आपको पता है कि अगर इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100% क्या बनने वाला है, आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगा, जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को बना सके, वो रिएक्टिंग स्पीसीज कभी भी अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा। अब यही मुद्दा है कि किस तरह से इस टोल प्लाजा को कम करा जा सके, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा जा सके, कि मतलब कम एनर्जी पे हम वहाँ पहुँच जाएं, इंटरमीडिएट को क्रॉस कर जाएं। क्योंकि जितना कम एनर्जी लगेगा आपके रिएक्शन की कॉस्टिंग उतनी क्या आएगी, आपकी कम आएगी। तो हम आगे चल के सीखेंगे, उसको देखेंगे, कोई ना कोई फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या करे, कम करे। होपफुली आपको ये एक्टिवेशन का जो लेक्चर था आपके सामने समझ में आया होगा। तो इसको एक बार और देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा।